है। इस बीच जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहेगा, यानी मेट्रो सर्विस, दिल्ली ट्रांसपोर्ट बस की सेवाएं बंद रहेंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है, जो अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस बीच दिल्ली में 10 तारीख से मेट्रो चलनी बंद होगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 26 अप्रैल के बाद से कोरोना के केस कम होने शुरू हुए हैं और पिछले 1-2 दिन में पॉजिटिविटी रेट 35% से घटकर 23% हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। यूपी में भी अगली 17 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं इस दौरान नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं सरकार ने सभी जिला प्रशासन को गांवों में वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन को तेज करने के निर्देश दिए हैं और लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकानें जो होंगी समेत जो ई-कॉमर्स की आपूर्ति होगी उसको भी चालू रखा जाएगा। अब यहां आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पीएम मोदी ने काफी पहले ही यह कहा था कि कोरोना को रोकने में लॉकडाउन को आखिरी विकल्प की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या अब हमारे पास अब कोरोना को रोकने के लिए आखिरी विकल्प लॉकडाउन ही रह गया है? और लॉकडाउन लगने के बाद आगे क्या उम्मीदें हैं कोरोना केस कम करने की? सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अगले 1 घंटे की हमारी चर्चा होगी। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े होंगे। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव होंगे, सपा प्रवक्ता हैं। विजय खैरा होंगे, बीजेपी प्रवक्ता के रूप में हमको ज्वाइन करेंगे। और डॉक्टर सचिन भामू होंगे, हेल्थ एक्सपर्ट हैं मानस हॉस्पिटल के। ये सभी हमारे साथ जुड़े होंगे। तब तक हम आपको एक बार कोरोना अपडेट बता देते हैं। गाजियाबाद में 564 केस सामने आए हैं। महोबा की बात करें तो 51 केस यहां पर सामने आए, जिसके बाद से लगातार वहां पर स्थानीय प्रशासन चौकन्ना हो चुका। हमीरपुर में 228 केस सामने आए हैं और साथ ही इससे इस बात का भी पता चलता है कि लगातार ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सहारनपुर की बात करें तो 1207 मामले सामने आए। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जिलेवार आंकड़ा हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भी सावधान रहें। वाराणसी में 942 मामले सामने आए हैं। बांदा में 191 केस सामने आए हैं, जिसके बाद से यह बिल्कुल साफ है कि बांदा जैसे जिले में भी अब कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। इटावा में 127 केस सामने आए हैं और उसके साथ ही अगर बात की जाए पूरे देश की तो 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के बाद 4,03,000 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना से 4,092 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके बाद अगर बात की जाए अब तक कोरोना के चलते 2,42,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, काल के गाल में समा चुके हैं। तो निश्चित रूप से पूरे देश के लिए यह चिंता की बात है। पूरे देश को अब यहां पर समझने की जरूरत है कि यह इतना आसान नहीं है जितना आप अब तक समझ के चल रहे थे। 1,83,00,000 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, जो कि अच्छी सूचना कही जा सकती है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भी देश में 37,32,000 एक्टिव केस लगातार बने हुए हैं। कोरोना को देखते हुए यूपी में 17 मई की सुबह तक लॉकडाउन लगाया गया है। पहले ये कल तक के लिए था, 10 तारीख तक के लिए था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया है। लेकिन औद्योगिक गतिविधियां और ई-कॉमर्स से जुड़े काम लगातार चलते रहेंगे। इसमें किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। यहां पर यह भी बात ध्यान देने वाली है कि जो जरूरी सेवाएं हैं वो लगातार जारी रहेंगी। जो ई-कॉमर्स से जुड़े हुए उत्पाद हैं उनका भी लगातार आदान प्रदान यहां से वहां चलता रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को देने वाले जो लोग हैं उनको ई पास जारी किया जाएगा। उनको गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाना है, रजिस्टर करना है और उनको ई पास वहां से इशू हो जाएगा। 50% सरकारी कर्मचारियों को ही अब ऑफिस में बुलाया जाएगा। जो अत्यावश्यक कर्मचारी हैं उनको बुलाया जाएगा, बाकी वर्क फ्रॉम होम होगा। आपको बताएं कि 50% सरकारी कर्मचारी घर पर ही रहकर काम कर सकते हैं। इसकी छूट यहां पर सरकार ने दे दी है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि 24 घंटे में यूपी के हाल की बात करें तो 26,000 से अधिक संक्रमित सामने आए हैं और 297 लोगों की जान गई है। तो निश्चित रूप से जो आंकड़े सोचे जा रहे थे वो आंकड़े अभी भी कम नहीं हुए हैं। अभी भी लगातार वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि सच में डराने वाली हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि 34,721 लोग 24 घंटे के अंदर कोरोना से रिकवर हुए और अब तक लगभग 12 लाख से ज्यादा अभी भी लोग धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। आपको बताएं कि अभिषेक वाजपेयी कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ, सपा प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय खैरा बीजेपी प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर सचिन भामू है, हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर मानस हॉस्पिटल में हमारे साथ। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो विजय जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं क्योंकि लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सरकार के पास जो संसाधन उसके हिसाब से काम हो रहे हैं। लॉकडाउन को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है ताकि पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट ना हो और जनता इस बात को भांपती भी रहे कि लॉकडाउन हमारे पास एक ऐसा विकल्प है जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प होना चाहिए, आपको क्या लगता है अब हम आखिरी विकल्प पर ही निर्भर हो चुके हैं या और भी तमाम रास्ते हमारे पास हैं? लॉकडाउन आखिरी क्यों होना चाहिए, आखिरी विकल्प,
ये तो सभी जानते, आप भी जानते ही हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि लोगों को जीविका का सवाल है। जो रोजमर्रा रोजाना खाते हैं, रोज कमाते हैं, उनकी समस्या का सवाल है। तो जब प्रधानमंत्री ने ये सोचा था कि लॉकडाउन के दिन फिर से आ रहे हैं, तो उसके पहले ही उन्होंने इस बात की व्यवस्था की और इसको घोषणा की कि 1 मई से 80 करोड़ लोगों को खाने का अनाज इंतजाम करेगा। हाँ। पहले ही उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी थी 1 मई से। साथ ही साथ ये भी कर दिया था रिव्यू करके कि 15 करोड़ वैक्सीन मुफ्त लगाएगी, केंद्र खुद देगी। तो और लॉकडाउन के लिए इसलिए स्टेट पर छोड़ना पड़ा कि 5 स्टेट को शुरू से ही जो बगैर बीजेपी शासित है उनकी जिद थी कि लॉकडाउन हम पर छोड़ा जाए। शुरू में ही अगर आप याद हो, ये लॉकडाउन पर अगर ठीक से स्टेट सरकारों ने विचार किया होता तो शायद ये स्थिति इतनी खराब न होती। क्योंकि शुरू में ही अभी इस बार भी केजरीवाल ही उसके खिलाफ थे, शुरू में कह रहे थे नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह बहुत सारी स्टेट्स थी। तब प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र ने ये सोचे कि अब सीख गई है प्रदेश सरकारें लॉकडाउन कैसे लगता है, क्वारंटीन क्या होता है और कंटेनमेंट जोन कैसे घोषणा होती है, सारा सिखा दिया है, सब जान गए पूरा हिंदुस्तान। तो इसका मतलब वो सक्षम है इस मामले में। लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इतनी गलती करेंगे, एक लॉकडाउन को अब भी ये इतनी लाइटली लेंगे, क्योंकि हमने कंट्रोल कर लिया था। इसलिए बहुत सी सरकारों ने इस तक पे काम नहीं किया कि अक्टूबर में जो प्लांट्स इन लोगों को दिए गए थे ऑक्सीजन के लगाने के लिए, भारत सरकार ने पैसा भी भारत सरकार दे रही थी, वो अक्टूबर के बाद देगी, लेकिन अभी तक नहीं लगाया बहुत सारे स्टेट में। अब किसी ने लगाया क्या? तो ये समस्याएं बीच में जो पैदा हुई इसलिए हुई कि मुझे लगता है खैर ब्लेम वो तो क्या करना है। फिलहाल ये बात सीधी है कि अब लॉकडाउन जो लग रहा है इसमें सरकारों की जिम्मेदारी है कि गरीब भूखा न सोने पाए, बस इससे अलावा कुछ नहीं है। जिनकी समस्याएं हैं, जो गरीब घरों में, उनके भोजन की व्यवस्थाएं ठीक से हो जाए और लोगों को एसेंशियल सर्विसेज वालों को आने जाने में रोक ना हो। क्योंकि मुझे दिल्ली के बारे में पता है कि एक बार डॉक्टर की गाड़ी पूरी 2 घंटे तक रोक दी थी, जो कोरोना ही देख रहा था कि गाड़ी में पास नहीं है पिछली बार। तो वो सामने आई थी बात, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है अच्छी तरह से बातें। तो इसका ध्यान रखें, जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है डॉक्टर है, स्टेथोस्कोप है, लगाया हुआ है, दिखा रहा है, लेकिन नहीं साहब आप तो पास दिखाओ, उससे तो दिखा रहा, बता रहा, दिख रहा है ये डॉक्टर है, फिर भी रोक के रखते हैं। तो हो सकता है कभी पास छूट भी सकता है किसी से। तो ये सब पुलिस को विचार करना चाहिए, उसमें ज्ञान लेना चाहिए। कोई दवाई लेने जा रहा है इमरजेंसी की, भाग रहा है, प्रिस्क्रिप्शन है उसके पास, समझ में आए तो ऐसे लोगों को तंग ना किया जाए, ऐसा मैं तो ऐसा समझता हूं। बिल्कुल ठीक है। कपीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। कपीश जी, जिस तरह की अब तैयारियां सरकार ने की हैं, आपको लगता है कि ये सही समय पर तैयारियां की गई हैं या तैयारी करने में आपको देरी हो गई, अब आप उस अंतिम विकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको आपको बहुत पहले इस्तेमाल कर लेना चाहिए, तो शायद इतने केस सामने नहीं आते? आपको क्या लगता है, सरकार सही दिशा में है, सही कदम उठा रही है या कहीं ना कहीं चूक हो चुकी है? नहीं, सरकार बहुत देर से होश में आई और ये कदम उसको बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। और जो त्रय-स्तरीय चुनाव हुए हैं उसमें भयंकर स्प्रेड किया है उत्तर प्रदेश के गांव-गांव के अंदर। अब तो आप देखिए गांव के अंदर कोरोना पहुंच चुका है और जो मॉर्टेलिटी रेट गांव की आ रही है वो शहर से ज्यादा आ रही है। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारी हाई कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट के तमाम फटकारें मोदी सरकार, योगी सरकार, डबल इंजन सरकारों को लगाई थी, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं। अब आप देखिए ये जो लॉकडाउन था इसकी मांग तो हमारे बहुत पहले से प्रयागराज के हाई कोर्ट ने की थी और अंत में आखिर आपने वही किया, लेकिन किया कब? जब आपने स्प्रेड बढ़ा लिया, सैकड़ों लोगों को काल के गाल में संवा दिया, रोज का रोज सैकड़ों लोग गाल के गाल में जा रहे हैं। तब जाकर के इन्हें होश में आया है कि लॉकडाउन एक अंतिम विकल्प के रूप में हो तो उसको हमें अपनाना चाहिए। ये तो इन्हें बहुत पहले अपनाना चाहिए। और एक चीज मैं बार बार कहता हूं और बार बार पूछता हूं कि पहला और अंतिम विकल्प क्या होता है? केंद्र सरकार ने जब पिछली बार ये लॉकडाउन लगाया था तो पहला विकल्प क्यों बनाया था, जिसको अंत में आपने कह दिया कि अंतिम विकल्प बनाया गया? आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे देश के अंदर लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं सुन रही है। आईसीएमआर ने कहा कि पूरे देश के अंदर लॉकडाउन होना चाहिए, उन्होंने आग्रह किया है, लेकिन केंद्र सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और है यही चीज, करेंगे वही, लेकिन बहुत कुछ गंवा लेंगे। जैसे कि अब तक बहुत लोगों ने जान गंवाई है, हमारे अपने लोगों ने जान खोई है और तमाम लोग इस समय जान खोने के कगार पे बैठे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के शिकार हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार की। विजय जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में?
विजय जी ये कह रहा था कि कभी तो शर्म करना चाहिए, शर्म तो खैर नहीं कहना चाहिए मुझे, कभी तो रिग्रेट करो, पछतावा करो इस बात का कि कौन कौन लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे। क्या राहुल गांधी विरोध नहीं कर रहे थे खुलेआम? क्या अखिलेश यादव ने विरोध नहीं किया था? तब भी केंद्र सरकार नहीं मानी थी उस समय, तो केंद्र सरकार ये जानती थी कि इसके क्या परिणाम होंगे, पर इनने विरोध करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी और अभी भी उसी बात को कह रहे हैं। नहीं तो अभी को पता ही नहीं कुछ कि दुनिया में हमें दुखद तो है, लेकिन कम से कम दुनिया में हम लोगों का रेट कम है, हम बचा पा रहे लोगों को। मोर्टिलिटी रेट हिंदुस्तान कहाँ बचा पा रहे हैं? कम है, कहाँ बचा पा रहे हैं खेरा साहब? अगर आप कहाँ बचा पा रहे हैं? सारी व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है, सुनना तो आपको पूरी सारी व्यवस्थाओं ने दम तोड़ दिया और आप कह रहे हैं आप बचा नहीं पा रहे। शर्म आपको करनी चाहिए। जब 500 पे आपने लॉकडाउन किया था तो 50 लाख पे चले गया था। शर्म की बात नहीं है कि 500 पे लॉकडाउन क्यों किया था और 50 लाख पे क्यों उठाया था? आज जब लाखों लोग संक्रमित है तब आप लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके पीछे कोई तो रीजनेबल कारण करते हैं। पूरा विश्व आज मोदी जी की तारीफ कर रहा, आज भी की, कल भी, पूरा विश्व बुराई कर रहा है मोदी जी की। अरे और वही मोदी जी की तारीफ WHO ने भी बुराई की है और अपने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से मोदी और योगी सरकार की बुराई की है। किसी का सोच रहे जिसके घर में आपने सौहार्द में काल के काल में आप फिर ठोकने की जानकारी करो, पढ़ो, फिर बोलो। आपको पूरा विश्व पूछ रहा है, पूरा विश्व आपकी सरकार को पूछ रहा है। बड़ा होता है, आपकी सरकार ने चलाया है पूरे देश के अंदर। अगर कोई सेकंड वेरिएंट आया है तो उसमें योगी और मोदी सरकार की सबसे बड़ी चीज है। पूरे इलेक्शन में देश को क्या हुआ, पूरे देश में लोग के मुंह में खड़ा कर दिया, पूरा विश्व पूछ रहा है। और हिंदुस्तान क्या दुनिया से अलग है क्या? 135 करोड़। ठीक है, एक बार अभी हम कांग्रेस के पास एक बार चलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के ज्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है हमारे यहाँ। कबीर जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कबीर जी एक सेकंड, कबीर जी एक सेकंड, विजय जी एक सेकंड कम है, विजय जी एक सेकंड, विजय जी साधन नहीं जुटा है। ठीक है, और उसके बाद आप 70 सालों की बात आ गई ना अब यहाँ पर बीच में। 70 सालों की बात आपने की है, हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े हुए हैं। ठीक है, 70 साल की बात की है ना आपने विजय जी। एक सेकंड रुकिए ना, रुकिए। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, लगातार इनका यह कहना है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो अभी हम कदम उठा रहे हैं वो कदम बहुत ही बेहतर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 70 सालों के चलते इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर पा रहे हैं, लेकिन 70 सालों में जो पिछली सरकारें रही उन्होंने कोई काम नहीं किया जिसका आज खामियाजा देश भुगत रहा है। साथ ही विजय जी ने एक जरूरी बात यह भी बताने की यहां पर कोशिश की कि आज भी पूरा विश्व मोदी जी की तारीफ कर रहा है, उनकी प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आई है क्योंकि लगातार वो देश को संभाल पा रहे हैं। देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब दिल्ली अगर दूध के पास बैठी है और आंख बंद करे तो वो ये सोचती है कि उसे दुनिया में कोई नहीं देख रहा, उसको कोई नहीं देख रहा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यही काम है इस समय। और 70 सालों की बात कर रहे हैं, 70 सालों में कांग्रेस ने जो काम किया तो वही काम ये गिना रहे हैं। और आगे पहले जब जो भी हॉस्पिटल बने थे, संजय गांधी हॉस्पिटल जो बना था, अनुसंधान बना था, वहां पे जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पे इलाज कराया। तो ये हम सीधे वाराणसी लेकर चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। कि केंद्र और प्रदेश सरकार अपने स्तर पर हर व्यक्ति को हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वह हॉस्पिटल में उपचार की सुविधा हो या होम आइसोलेशन में मेडिकल किट उपलब्ध करा करके उन्हें वहां पर कोरोना से मुक्ति दिलाने में योगदान देने
चाहे वो मेडिकल कंसल्टेशन की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने का हो, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, आरआरटी एंटीजन टेस्ट का काम कर रही हैं और उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराने का कार्य भी इसके साथ ही संपन्न किया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम जो सरकार के स्तर पर हैं, सरकार कर रही है, लेकिन हर व्यक्ति कोविड के नियमों का पालन भी करे। कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, खासतौर पर बचाव सबसे महत्वपूर्ण इसका हथियार है। हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर ना आए, अनावश्यक कोई भी व्यक्ति बाहर ना आए। घर के बाहर आना ही है तो मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करें। जो वैक्सीन दी है, वैक्सीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके जिस दिन उन्हें सेंटर में, जिस सेंटर में बुलाया जाए उसी सेंटर में जाकर के हम वैक्सीन ले लें, क्योंकि ये वैक्सीन अब तक का जो भी हम लोगों ने इसके रिजल्ट देखे हैं, वह जिन्होंने भी वैक्सीन लिया है उन्हें एक सुरक्षा कवच वैक्सीन ने उपलब्ध करवाया है। तो वैक्सीन लेने की तैयारी करें, हर प्रकार से उन सभी नियमों का पालन करें जो से कोरोना से और इस महामारी से बचा सकें। राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से पूरी सतर्कता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। आप सभी लोग कोरोना के नियमों के साथ जुड़ करके प्रत्येक नागरिक को भी जागरूक कर सकेंगे तो निश्चित ही इसमें सफलता प्राप्त होगी और कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। यह इस सेकेंड वेव में भी अब तक के परिणाम उसी रूप में, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमें उसे सार्थक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो वाराणसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी को संबोधित कर रहे थे। अब आइए वापस हम अपनी चर्चा पर चलते हैं। अभिषेक जी, आप अपनी बात को पहले पूरी कीजिए, जिस तरह से आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए और ये बताने की यहाँ पर सख्त जरूरत है कि आखिर सत्ता पक्ष को अभी किन तैयारियों की जरूरत है और क्या लॉकडाउन लगा देने से ही चीजें संभल जाएंगी सारी? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि सिर्फ लॉकडाउन आपने लगाया है, ठीक है, ये जरूरी था, लोगों को बचाने के लिए जरूरी था, लेकिन उनके बारे में क्या, जो पटरी दुकानदार हैं जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनके बारे में क्या, जो प्राइवेट कंपनियों में फील्ड वर्क का काम करते हैं, वो प्राइवेट कंपनियों के मालिकों ने ये कह दिया है कि मैं आपको सैलरी नहीं दे पाऊंगा, तो वो फील्ड वर्कर क्या करें? उन लोग, मैं कल की घटना आपके चैनल में भी हो सकता है चलाई हो कि एक पटरी दुकानदार ने जो फल का ठेला लगा करके बैठा हुआ था, उसको पुलिस वालों ने बहुत मारा है और उसके फलों को उठा करके फेंक दिया है। उसने ये बताया कि मेरे पास मेरे घर में राशन नहीं बचा था तो मुझे मजबूरी बस ठेला लगाना पड़ा, अब मैं अगर ठेला भी न लगाऊं तो क्या करूं? उसके यही शब्द थे। वीडियो वायरल हुआ इस चीज का। आप बताइए कैसे सरकार इसके बारे में क्या कहेगी? सरकार ने जो कैटेगराइज किया है कि ये चीजें हैं, आप ई पास के माध्यम से निकल सकते हैं, लेकिन जिसके पास कोई ई रिक्शा वाला हो गया, वो कैसे अपनी जीविका चलाएगा, कैसे अपने परिवार का पेट पालेगा? आपके पास से क्या है, आप उनको राशन कैसे देंगे? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपको लॉकडाउन लगाने के साथ साथ कुछ ऐसा प्रबंध भी करना पड़ेगा कि लोग भूखों न मरे। क्या पिछली बार हमने देखा कितने सारे लोग भूखे मर गए? इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, पड़ेगा। और साथ में मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सरकार को जहां विपक्ष की पार्टियों से सहयोग चाहिए, दिल खोल करके बोले और खुले मन से बोले, हम सब साथ हैं। मतलब आप ये स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं अभिषेक जी, मतलब आप ये स्वीकार करने के बिल्कुल तैयार हैं कि अगर सख्त लॉकडाउन भारत सरकार लगाती है पूरे देश में तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे? मैं बिल्कुल कहता हूँ, मैं अपने देश से कहता हूँ, अपनी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अगर लॉकडाउन लगेगा, सरकार सारे विपक्ष की पार्टियों को एक साथ बुलाए और बुलाने के बाद वार्ता के साथ उनसे सहयोग मांगे। हम सारे विपक्ष की पार्टी सहयोग करने के लिए तैयार है। जहाँ पे सरकार हमारी जरूरत समझे, हम बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी लोग आगे बढ़ करके सरकार का साथ देने के लिए, अभिषेक जी, अभी भी आपने उत्तर नहीं दिया। देश को बचाने के लिए
सहयोग अभी भी में आपने काम उत्तर करें। नहीं दिया मेरे प्रश्न का, अभी भी आपने उत्तर नहीं दिया मेरे प्रश्न का। मैंने आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा था कि आप विरोध करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, ये तो पूर्णतया लॉकडाउन की कैटेगराइज क्या होगा, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। क्योंकि हमारी प्राथमिकता है कि कोई भी व्यक्ति बीमारी से ना मरे, कोई भी व्यक्ति भुखमरी से ना मरे, कोई भी व्यक्ति किसी अभाव से ना मरे, ये भी बहुत जरूरी है। मतलब कहीं ना कहीं आप एक रास्ता खोल के रख रहे हैं कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन लग गया तब भी हम विरोध करेंगे, और अगर नहीं लगा रहे तब भी हम विरोध करते रहेंगे। ठीक है, डॉक्टर सचिन भामू के पास एक बार। हाँ, देखिए, कोई व्यक्ति अगर भूख से मर गया, कोई व्यक्ति बीमारी से जो व्यक्ति मरेगा, उसके लिए भी हम जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। अभिषेक जी, आप एक चीज को अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं। फिर देखिए, भूख से मरने में आप भी मदद कर सकते हैं, हम भी मदद कर सकते हैं, हर कोई अपने पड़ोसी की मदद कर सकता है, लेकिन अगर वो कोरोना से संक्रमित हो गया तो कोई मदद नहीं कर सकता है। मैंने इसी वजह से कहा, पूर्ण लॉकडाउन के समय क्या सरकार ने कैटेगराइज किया है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो खुद कह रहे हैं, मैं तो खुद आपसे कह रहा हूँ ना, मैं तो आह्वान कर रहा हूँ कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष की सभी पार्टियों को बुलाए और उनसे एक मत होकर के उनकी राय। विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में, विजय जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष को बुलाइएगा। हमको खाली इतना कहना है, विपक्ष के दो नेता, सबसे बड़ा विपक्ष का नेता राहुल गांधी जी हैं, लॉकडाउन का मजाक उन्होंने बनाया। दूसरा आपको बता दें, जब वैक्सीन आई थी तो राहुल गांधी ने तो मजाक बनाया ही था कि सफल नहीं होगी क्योंकि ट्रायल नहीं हुए, लेकिन अखिलेश यादव जी ने भी ये कहा था वैक्सीन मैं तो नहीं लगवाऊंगा, ये तो वैक्सीन है फालतू है, बाजा जिनकी सच कड़वा होता है, सच नहीं झेल ही नहीं सकते। चुनाव आयोग को जवाब में आप लोग काम करवाया, जब बोलो तब सुन लेना। अरे अखिलेश ने कहा था कि नहीं कहा, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो। अखिलेश जी ने कहा था कि नहीं? अरे इसका जवाब दे दो, अखिलेश जी ने ये कहा था नहीं कहा था, इसका जवाब दे दो। अखिलेश जी ने कहा था नहीं कहा था। और रहा मदद की, तो आप भूखों की फोटो खींचोगे, मदद नहीं करोगे, जैसे अखिलेश यादव ने पहले नहीं किया और अपने पूरे कार्य को लगा दिया वैक्सीन के खिलाफ प्रचार करने के लिए। समझे? झांको जरा अंदर, क्या करते हो तुम लोग। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभिषेक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विजय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभिषेक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड। डॉक्टर, ठीक है अभिषेक जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड। डॉक्टर सचिन भामू हमारे साथ हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर सचिन, हम आपसे समझना चाहेंगे, 4 लाख से अधिक केस रोजाना सामने आ रहे हैं, देश किस विकट परिस्थिति का लगातार सामना कर रहा है। आप एक बार प्राइम न्यूज के दर्शकों को ये यहां पर जरूर समझाइए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन लगाने से बात नहीं बनेगी ना। आप अभी भी सड़कों पर लोगों को देख रहे होंगे कि वो निकल रहे हैं, लगातार नियमों को तोड़ रहे हैं। अभी भी उतनी गंभीरता से कोरोना वायरस को नहीं लिया जा रहा है जितना कि लिया जाना चाहिए था। पिछले साल की तस्वीरें आपको याद है, सड़कों पर सन्नाटा हो गया था, लोग डरे हुए थे, लेकिन अब अभी भी लोगों का व्यवहार यह है कि अगर हमारे घर परिवार में किसी की जान नहीं गई है तो कोरोना हमारे लिए है ही नहीं। देखिए, आपने बहुत ही पर्टिनेंट सवाल एकदम से इसको किया है मुझसे, एंड मैं एग्री करता हूँ आपसे इस चीज बारे में कि देखिए, एक पूरी बड़ी पिक्चर को हमको समझना होगा यहाँ पे। लॉकडाउन इन इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू लॉक आवरसेल्व्स डाउन। नाउ लॉकडाउन एक मेजर है, कोई सिस्टम लेगा। अब ये मैं इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा कि लेना चाहिए लेना नहीं चाहिए, इट्स नॉट माय फॉर्टे, बट एज अ हेल्थ एक्सपर्ट हमारी फील्ड में अब हम जो देख रहे हैं आजकल जो हो रहा है, डिजास्टर सिचुएशन, मेहम, इफ आई हैव टू यूज दिस वर्ड वेरी सैडली। और ये इसलिए भी हो रहा है कि बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया, बट अब ये तो हम सब देख रहे थे इतने टाइम से कि केसेस आर ऑन द राइज। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इस बार की इन्फेक्टिविटी, ये जो नया वेरिएंट हम मान के चल रहे हैं, इतनी ज्यादा है कि अगर पहले लास्ट टाइम हुआ था कि घर में किसी एक को हुआ था, 2 को हुआ था, टेस्ट कराया, फॉलो किया, बाकी लोग नहीं थे, बच जाते थे। इस टाइम हम लोग ये देख रहे हैं, आई कैन टेल यू कि घर में एक बंदे को हो गया, आप मान के चलिए कि बहुत मुश्किल है कि बाकियों को ना हो, व्हेन इट इज सो हाईली इन्फेक्टिव। और पिछली बार बोला जाता था कि बी रीजनेबल, तो वायरस डज नॉट मूव, यू मूव। आप हिलते हैं, वायरस नहीं हिलता। आप बाहर जाते हैं, आप उसको लेकर आते हैं। अब इस बार तो एक और चीज ऐड हो गई है इसमें कि इस बार स्टडीज ये भी शो कर रही हैं अनफॉर्चुनेटली कि अभी वायरस एयरबोर्न
होने के भी इसके हमको संकेत मिल रहे हैं। अब आप सोचिए कि कोई इंसान जो घर के अंदर ही है, एक रीजनेबल प्रोटेक्शन ले रहा है, वो बाहर जाएगा, नहीं मानेगा, नहीं मेरे घर में नहीं हुआ या नहीं होता, कोरोना नहीं है, जाकर देखता हूँ। अभी पहले सिर्फ कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड चीजों को छूने से होता था, अभी आप वैसे घूम रहे हैं हवा में, अगर वो बाई चांस है मौजूद, आप वहां से गुजर रहे हैं, आपको हो जाएगा, पूरे चांसेस हैं उस चीज के। तो फिर ऐसे में ये बोलना कि भाई कोई भी कुछ नहीं कर रहा, हमको तो इन्फेक्शन हो गया है, हमने तो पूरे मेजर्स लिए थे, ये कहना बहुत जरूरी बात आपने बोली, बहुत जरूरी बात है। तो इसमें हमको ये देखना होगा, देखिए ये बहुत जरूरी चीज है इसके अंदर मेडिकल पॉइंट से भी, कि आपको ये सोचना होगा कि आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे अपने खुद के लिए, ना सिर्फ अपने खुद के लिए भी, आपको ये सोचना है कि आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, ताकि दूसरा भी प्रोटेक्टेड रहे। क्योंकि अभी होता क्या है कि एसिम्प्टोमेटिक फेज शुरू में अगर काफी लोगों में होती है, या सिम्टम्स आने में, फीवर हो गया, कफ हो गया, आप इन्फेक्ट हो गए, वायरसेस इनसाइड योर बॉडी, इट्स इंक्यूबेटिंग, इन्फेक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, आपको 1, 2, 3 दिन बाद पता चला, डिपेंडिंग ऑन बॉडी टू बॉडी। आप बाहर घूम रहे हैं, आप किसी से मिल लिए, आपने बात कर ली, आप उसको इन्फेक्ट करके आ गए, आपको पता भी नहीं है, उसको भी नहीं पता है कि आप इन्फेक्टेड थे, आपको भी नहीं पता है, एंड यू बोथ एंड अप गेटिंग इन्फेक्टेड। जब तक आपको सिम्टम आएंगे तब तक क्या भाई मैं भी इन्फेक्ट हो गया यार, हमको नहीं पता था। तो ऐसी ही चेन बन रही है। अब कहीं ना कहीं अपने एफर्ट से एक पॉइंट पर रोकना तो पड़ेगा ना इसको। हम अपना एफर्ट लगाएंगे, खुद से इसको फॉलो करेंगे कि भाई लॉकडाउन, हमको अपने आप को, अपनी मर्यादा को समझना है कि जब तक रीजनेबली बहुत बड़ा कारण ना हो, जैसे यहाँ पे पैनल में रिस्पेक्टेड गेस्ट ने ये बात बोली कि भाई इसमें मूवमेंट के अंदर हमको ये, मतलब जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो आप बाहर ना निकलें, इतना तो आप खुद भी समझें इस चीज के लिए। एवरीवन कैन सी कि इस टाइम सिचुएशन कितनी ग्रिम है। बिल्कुल आपको बीमारी हो गई, अभी आपको इस बात की भी रीजनेबली श्योरिटी इस टाइम नहीं हो पा रही है, हमारी फ्रेटर्निटी में नहीं हो पा रही है। बिलीव मी, इट इज अ हेल्पलेस सिचुएशन। आई हैव कलीग्स, आई हैव माय फ्रेंड्स इन मेडिकल फ्रेटर्निटी, उनकी पूरी फैमिली, वो दे आर सिक, they are not able to secure a bed for their whole families, and this is a disaster situation, क्योंकि it's a lose-lose situation। इसमें आप blame game खेले या ना खेलें, बट फैक्ट ये है कि बेसिकली 1000 की जगह पर 10,000 की कैपेसिटी इनंडेट हुई है, टाइम लगेगा सिस्टम को आने में। कब तक आप इतना तो कर लीजिए कि आप लोड और मत बढ़ाएं, आप जितना लोग अवॉइड कर सकते हैं घर में बैठ जाइए। अब बाकी सिस्टम जितना झेल रहा है, जितना उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उनको और तो मत बढ़ाएं कि आधे लोग बेवकूफी से इन्फेक्ट होकर, गलती से इन्फेक्ट होकर वहां पहुंच जाते हैं, आप और लोड बढ़ा देंगे। तो यू हैव टू फॉलो दैट, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, एंड यू हैव टू सी दैट एवरीवन इज वर्किंग। सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, हॉस्पिटल, सब काम कर रहे हैं। आई कैन ऑल्सो फील दिस, एवरीवन इज वर्किंग एट देयर लेवल बेस्ट, मोर देन देयर लेवल बेस्ट। लेट अस नॉट ऐड एनी मोर इनटू द एडेड रेपर्टोयर ऑफ व्हाट दे आर ऑलरेडी डीलिंग विद। थोड़ा कोशिश हम अपनी ये करें कि हम उनका लोड और ना बढ़ाएं, अगर बढ़ा रोक सकते हैं। धीरे धीरे डील हो जाएगा हमारा, हम लोग भी अगर उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली। आप देखिए महाराष्ट्र में, देखिए अब उनका जहां तक मैं समझता हूँ कि उनकी जो ग्राफ है अब शायद स्टेबलाइज होना शुरू हो गया आफ्टर सम टाइम। अब वो ग्राफ अब स्टेबलाइज हो गया क्योंकि उन्होंने भी अपना मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया, लोगों ने अपना मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया। आप सरकार या पुलिस कोई जाकर हर किसी के, मैं नोएडा में रहता हूँ, अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख घर है, अब 1 लाख पुलिस वालों को 1 लाख घरों के सामने डंडा लेकर नहीं बिठा देंगे, निकलते ही उनको बोलो कि नहीं जाना, खुद रोकना पड़ेगा। कितना रोकेंगे आप? तो खुद रोकना पड़ेगा उस चीज को। जब तक आप खुद नहीं रोकोगे अपने आप को, ये चीज कंट्रोल में नहीं होगी। आपको समझना होगा आपकी सेहत आपके हाथ में है, आपके परिवार की सेहत आपके हाथ में। किसी और के बाहर के निकलने से आपका परिवार वाला संक्रमित हो सकता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये चीज का हमको ध्यान रखना है। ये बहुत जरूरी बात आपने यहाँ पर उठाई विजय जी, जिस तरह से इन्होंने एक संकेत किया कि लोगों में भी सुधार की जरूरत है। और ये बात हर बार जब भी हमारी बहस होती है, मैं सरकार से या विपक्ष से मैं पूछता हूं, और ये मैं समझाने की कोशिश लगातार प्राइम न्यूज अपने दर्शकों को ये कर रहा है कि सख्त से सख्त नियम बनाए जाने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आप एक हेडमास्टर की तरह पेश नहीं आएंगे जनता के साथ, जनता भी नहीं मान रही है ना, आपके ऊपर बाद में फिर सारी जिम्मेदारियां आ जाती कि सरकार देखिए फेल हो गई, सरकार बिस्तर नहीं दे पा रही है, सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है। लेकिन जब तक आप जनता के साथ अगर आप सख्त नहीं होते हैं तो इस तरह की परिस्थितियों का सामना पूरा प्रशासन लगातार करता रहेगा। आप आखिर सख्त कब होंगे? जनता के साथ सख्त तो होना पड़ेगा। ये कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है, लोग उसको लाइटली लेते हैं, अशिक्षित भी हैं, समझाने से समझते भी नहीं है। तो ये तो निश्चित रूप से सख्ती बरतना होगी, और ये सख्ती हमेशा प्रदेश सरकारों के पास ही होती है, और उनको बरतना चाहिए, करना चाहिए। डॉक्टर साहब अभी जो बोल रहे थे, बहुत सारी बातें ये लोगों को जानना चाहिए। मैं भी डॉक्टर ही हूँ, चीफ मेडिकल ऑफिसर का रिटायर हुआ।
तो मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि जब डॉक्टरों पर ही अगर विश्वास न जमाए या उनके खिलाफ ही बोलने लगे विपक्ष, तो क्या होगा? आप जरा समझिए, जब वैक्सीन के आई और उसकी सफलता की बात हुई, पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा, पूरे विश्व में नाम हो रहा था। उस समय राहुल गांधी ने ये कहा था कि डॉक्टर और साइंटिस्ट ये तो सरकार की भाषा बोल रहे हैं, यानी इन्होंने सबसे पहले विश्वास किया और अविश्वास फैलाया। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास ही वापस आता हूं। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार विजय जी के पास ही आएंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष भी आरोप प्रत्यारोप में इतना ज्यादा उलझ चुका है कि जो जमीनी हकीकत है उसमें सहयोग करने की बजाय हर्डल बनता जा रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड सरकार तत्परता और गंभीरता से आगे बढ़ रही है। पहले सुनिए गर्भवती महिलाओं के लिए महिला रोगों की एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह। ICMR के अनुसार हमें कोरोना काल में 4 जांचों की अति आवश्यकता है, जो कि हमारी 12 हफ्ते, 20 हफ्ते, 28 हफ्ते और 36 हफ्ते पे होनी है। इस दौरान पे आपका जो टीकाकरण है, जो आपकी सामान्य जांचें हैं, जो आपकी अल्ट्रासाउंड है, ये सब डॉक्टर द्वारा कराई जाएगी। इस कोरोना काल में आपको 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि सामाजिक दूरी, साफ सफाई का ध्यान रखना और मास्क पहनना है। अब जान लीजिए बच्चों के बारे में क्या बता रहे हैं सरकार के अनुभवी डॉक्टर। इस कोरोना काल में माता पिता को अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखना है, खास तौर पे उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे, उनके अंदर किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं आए, तथा यदि उनके अंदर पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, जुखाम, बुखार, खांसी इत्यादि की शिकायत होती है तो टेलीमेडिसिन ई-संजीवनी के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों से राय ले सकते हैं। ये सामान्य लक्षण भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ये कोरोना हो। इसके लिए पैनिक नहीं होना है, सतर्कता और धैर्य बनाए रखना है। आप तक पूरी और सही जानकारी पहुंचे, यही प्रयास है उत्तराखंड सरकार का। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मैं एक पत्रकार हूं। खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। ध्यान रहे, कोरोना से जंग अभी बाकी है। कोरोना से अभी लंबी है लड़ाई, सतर्क रहने की घड़ी है आई। साबुन से हाथ धोना जरूरी है, तो धोते क्यों नहीं? सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, क्यों करते हैं लापरवाही? मास्क लगाना जरूरी है, तो लगाइए ना। सैनिटाइजर की सुविधा है तो खुद को सैनिटाइज कीजिए ना। प्राइम न्यूज की मुहिम एक एक को जगाना है, जिंदगी को बचाना है। प्राइम न्यूज ने ठाना है कोरोना को हराना है, क्योंकि कोरोना से जंग अभी बाकी है। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniopd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें।
प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। विजय जी, आपके पास हम सबसे पहले आते हैं। आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद फिर हम कपिल जी के पास जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था, जैसे उस समय कितने डॉक्टर्स हम दिल्ली में हम भी हैं इस समय, हमने कितने डॉक्टर्स खोए शुरू में। काफी सीनियर डॉक्टर्स हम लोगों ने कोरोना में खोए, जो कोरोना वार्ड में ड्यूटी पर थे। बिल्कुल। अभी भी डॉक्टर 12 से लेकर 16 घंटे तक रेगुलर ड्यूटी करते हैं। ये सच है। घर लौटते हैं तो अपने बच्चों से दूर बाहर से मिलकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं, काट से बात करते हैं। मैं देखता हूँ अपने डॉक्टर्स को, उसके बावजूद भी उन डॉक्टरों पे अविश्वास पैदा तब किया था। अब कम से कम छोड़ दें, उन पर भरोसा करें, क्योंकि कम से कम डॉक्टर्स ने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया है। आप एक पे भी उंगली नहीं उठा पाएंगे, और लापरवाही नहीं हुई है। एम्बुलेंस में मरीज पड़ा है, उसका भी इलाज कर रहे हैं, बाहर आया तो तुरंत भाग रहे हैं, उस पर भी सवाल उठा दिए गए। एम्बुलेंस में इलाज चल रहा है, अरे एम्बुलेंस में इलाज चल रहा है तो प्रशासन जाने, डॉक्टर का काम तो इलाज है। एक बिस्तर पे 2 हैं, या कभी इमरजेंसी आई 4 हैं, नहीं है तो बचाना है। चाहे खड़े होके, चाहे कुर्सी में बैठ के ग्लूकोज चढ़ाए, चाहे गोदी में बैठा के बच्चे को चढ़ाए या आला लगाए। अभिषेक जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा। ये प्रश्न उठाना बंद कर दें, अभी भी वक्त है। ये जो अपनी खोई प्रतिष्ठा है विपक्ष की, उसको लौटा लें, साथ दें लोगों का, बीमारी में साथ दें। सरकार किसी की नहीं होती है, न मोदी की होती है, न कांग्रेस की होती है। सरकार है, सरकारी बाबू अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे डीएम हो, चाहे इनको डीएम पे भी उंगली रोज उठा देना है। आज डीएम ने ये कर दिया, वो बेचारे सोते नहीं है, 2 बजे रात को घर लौटते हैं। एसपी पे उंगली उठा देना, ये सब बंद कर दो कुछ दिनों के लिए, साथ दीजिए, निपट लीजिएगा। इसके बाद सारे एडमिनिस्ट्रेशन को गाली दे लेना और सारे डॉक्टरों को, जिसको तुम्हें कहना कह लेना। अभी लग जाने दीजिए वैक्सीनेशन आराम से। इतना बड़ा देश है, समस्याएं होंगी, समस्याएं होती हैं, ये देखिएगा किस तरह से सॉल्व हो रही है इस देश में। इस गरीब देश में इतनी आसानी से, इतनी अच्छाई से इतनी वैक्सीन बन गई, आ रही है। आप 2 दिन में वैक्सीनें नहीं बना करती हैं। अभी भी वैक्सीन टाइम से लगेगी, पहले भी 6 महीने का ही शेड्यूल था, अब उसको फास्ट किया जा रहा है। तो वैक्सीन हमारे लेने वाले, लगवाने वाले लोग नहीं मिल रहे थे, ऐसा प्रचार कर दिया कि लोग आ नहीं रहे थे। पहले डॉक्टरों ने लगवाई, सबसे पहले डॉक्टर थे तैयार मरने को। अगर इनका कहना था कि मरेंगे तो पूछ लो पूरे हिंदुस्तान में किसने लगवाई थी पहली वैक्सीन। पूरे डॉक्टरों ने लगवाई थी। क्या उनको डर नहीं था मरने का? क्या फिर इन लोगों ने लगवाना चालू किया, दूसरों ने। तो ये बातें अब बंद कर दीजिए, बस यही मेरा इतना निवेदन है। विश्वास करो मशीनरी के ऊपर। मशीनरी एक ही होती है, चाहे सरकार कोई भी हो, उसको उस पर मत डाउट कीजिएगा। लगवाइए और लोगों को समझाइए, ये काम है इन लोगों का। सरकार तो मदद कर ही रही है गरीबों की, जो करना है, और जहाँ हो सकता है विपक्ष भी करे। इस समय छोड़ दो कुछ दिन के लिए, आते ही साथ बहस चालू करेंगे, ये गलती। हमने कहा था राजनीति नहीं होने दो इस बहस पर, सकारात्मक बहस कीजिएगा कुछ दिनों के लिए। महीने 2 महीने बाद 15 दिन बाद फिर ईश्वर मौका देगा आपको। पूछ लेते हैं एक बार कपिल जी, जिस तरह से इनका कहना है कि अभी आप सहयोग कीजिए, शिकायत मत कीजिए। अजीब किस्म के व्यक्ति है। सत्ता में सिस्टम दिखाई ना दे, हम शिकायत ना करें। हमारे हाथ में एजेंसीज देते, हम सवाल देते, छोड़ देंगे। ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि अभी आप शिकायत मत कीजिए? आप हमसे हेल्प लेना नहीं चाहते। विपक्षी दल बहुत बार मांग कर चुके, आपके टीवी स्क्रीन पर आकर हमारे बड़े नेताओं ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक कर ले प्रधानमंत्री जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, केंद्र सरकार कहाँ है? 1.5 साल से वो क्या कर रही थी? हमारी सरकारें क्या कर रही थी? ये कपिल श्रीवास्तव का प्रश्न नहीं, ये तो अदालत ने प्रश्न पूछा है। ये अदालत ने कहा कि क्या देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है सरकार ने? ये तो विपक्ष ने प्रश्न नहीं पूछा, ये तो मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा, ये तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, बिल्कुल, ये प्रयागराज हाईकोर्ट ने पूछा, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, और आप तोहमत हम पर जड़ते हो क्योंकि हम सिस्टम की कमी को उजागर करते हैं। बात कोरोना की होती है, ये आ जाते हैं वैक्सीन पर। अभी आपके सुरेंद्र सिंह विधायक ने क्या कहा? उन्होंने तो कहा कि गौमूत्र पी लीजिए, उसके बाद आपको कोरोना नहीं होगा। तो ऐसी अवैज्ञानिक सोच रखने वाले वो भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायक तो है नहीं। तमाम मंत्रियों ने इस बात को कहा है। इतना विश्वास और बकौती अगर भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन पे की जाए तो इन्हें बड़ी चिंता होती है। पहले अपने लोगों को तो संभालिए जो गौमूत्र और गोबर से कोरोना ठीक कर रहे हैं और आज भी दावा कर रहे हैं, उनको तो समझा नहीं पा रहे। अपनी लगवाई कि नहीं लगवाई? नहीं लगवाएंगे।
ये बता दें, लगवाइए अगर छापा के हैं आप। मैं लगवाऊं? अखिलेश ने कहा था नहीं लगवाएंगे, खराब है वैक्सीन, खराब है तो नहीं लगवाओगे ना। भाई मेरी बात सुनिए, जब नहीं लगवाओगे ना मैं आपको। लगवाऊं? मैं खेरा साहब पूछ तो रहा हूँ। अरे आप बताओ ना, आप कैसे लगवाओगे जब अखिलेश जी का आदेश है नहीं लगवाना है तो? अरे भाई, अरे तो गौ माता का पेशाब पी लेंगे। अरे दोनों तरफ मत बोलो ना, एक तरफ बोलो ना भाई। कह रहे हैं, अरे एक ही तरफ बोलिए ना। कह रहे हैं ना, गौ माता का पेशाब पी लीजिए, कोरोना दूर हो जाएगा। खेरा साहब पीजिए सबसे पहले आप, और अपने परिवार को भी पिलाइए, क्योंकि आप वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन अपना विश्वास तुम जनता में खो चुके हो, इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया जाता मीटिंग में, समझ गए? आप विश्वास खो चुके हो देश में, पहला वैक्सीन बना हुआ नहीं बुलाया जाएगा तुम्हें, विपक्ष मानते नहीं, क्योंकि आप बरगलाते हो, आप जनता को धोखा देते हो। आप कोरोना फैलाने में खलनायक का काम करते हैं अखिलेश खलनायक है इस देश का। आप खलनायकों के साथ बात करने की जरूरत नहीं समझते, हम नहीं करेंगे। इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है, ये सुनने के लिए तैयार नहीं, इन्हें हमने उम्र का लिहाज नहीं है। अभी मैं भी तुम तमाम करने लगूं, खैरा साहब सही हो गया। कोरोना फैलाने वाले खलनायकों से बात करने की जरूरत नहीं है। अखिलेश जी का इसमें क्या रोल है विजय जी? अखिलेश जी का इसमें क्या रोल है? जो कोरोना में अखिलेश ने भड़काया वैक्सीन के खिलाफ लोगों को, क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने मुफ्त वैक्सीन की बात की थी। वैक्सीन मत लगवाओ, खराब है वैक्सीन। अखिलेश लॉकडाउन के खिलाफ बोले, अखिलेश पंचायत चुनाव हो रहे थे तो अखिलेश की हामी थी, अगर नहीं थी तो पंचायत चुनाव में विरोध किया अखिलेश ने, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, कभी कोई जुलूस बुलाया, कभी क्या किया इन्होंने, क्या चाह रहे थे पंचायत चुनाव हो? सरकार में कोई सरकारी नियुक्ति डॉक्टरों की नहीं हुई है, एक भी हॉस्पिटल नहीं बने हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन कार्य में, और ये जानबूझ करके पर्दा डालने के लिए वैक्सीन और इधर उधर की बातें कर रहे हैं केरा साहब। अरे मतलब की बात क्या, वैक्सीन लगवाओगे कि नहीं ये बता दो। अरे वैक्सीन लगवाओगे आप कि नहीं? एक भी फोन नंबर काम नहीं कर रहे। अरे हमने अस्पताल बनाए हैं, आपने तो सैफई सजा ली पूरी, आपका अस्पताल तो सिर्फ सैफई में बना ना, उत्तर प्रदेश का आधा बजट उठा के ले गए सैफई में। केवल 100 की लाइन लग रही है शमशान घाट पर, ये पहली नसीब वाली सरकार है। ये भावना से भड़काओ मत लोगों को, ये भावना से मत भड़काने की कोशिश करो, लोगों को अपनी आदतें सुधारो, अपनी आदत सुधारो, ये सब छोड़ दीजिए। जब अगर मौत होगी तो जाएगा ना शमशान घाट में, तेरा साथ के अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है। अरे शर्म तो हम नहीं है, लेकिन शर्म तो हमें नहीं है। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में? ये शर्मों के आगे शर्म नहीं आती ना। ठीक है विजय जी, ठीक है। अभिषेक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जिस डॉक्टर के लिए देखिए कबीर जी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ हाँ 10 लाख का चोट इन्होंने दिए थे डॉक्टरों पे पहुंचाया। कबीर जी हाँ देखिए, विपक्ष जो कह रहा है उसकी उस बात की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सभी हाई कोर्टों ने इस बात की पुष्टि की है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही, और अगर सरकार काम कर रही होती तो शायद सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्टों को बोलना ना पड़ता। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज कि अभी इनको ये समझना चाहिए कि दूसरे के विपक्ष को रोकने की जगह पे ये प्रयास करें कि जो गांवों में महामारी फैल चुकी है, आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे, अभी तो आंकड़े और बढ़ रहे हैं गांवों में, क्योंकि वहां पर विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। वहां के लिए इन्होंने क्या प्रबंध किया, वहां पे इन्होंने वहां के विधायक बोल रहे हैं कि नहीं, कम से कम तो 50 विधायक इनके पास कंप्लेन के रूप में पत्र लिख चुके हैं कि यहाँ पे स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है, गाँव में रुकने का नाम नहीं ले पा रहा है। तो इन्होंने चुप्पी साध ली। विपक्ष ने कहा तो विपक्ष को आप कह रहे हैं कि दबाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष नहीं देगा। आप अपने विधायकों को कैसे दबाएंगे, उनकी आवाज को आप कैसे दबाएंगे? और आपके यहाँ अज्ञान विधायक, अनपढ़ विधायक अगर आपने अपने यहाँ रख रखे हैं तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर जो विधायक कह दे कि गौमूत्र पी करके कोरोना ठीक किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि विजय खैरा जी को सबसे पहले शुभारंभ करना चाहिए और उस विधायक को शुभारंभ करना चाहिए कि वो गौमूत्र पी करके कोरोना को ठीक करे, ताकि सभी भारतवासी आगे बढ़े और गौमूत्र को पिए। ऐसे लोग इन्होंने अपने आप रखे, उसके बाद जब कोई स्टेटमेंट आता है तो कहते हैं कि ये तो उसका व्यक्तित्व
व्यक्तिगत स्टेटमेंट था। इनके विधायक ने जाकर के वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर के भाग गए। हाँ। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आपको जनता की बयान तो देखिए, लेकिन दोनों तरफ से होते रहते हैं ना, ठीक है, समझना पड़ेगा। बयान दोनों तरफ से ही होते हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ ना ही बीजेपी की तरफ से कोई कोर कसर छूटी है, ना ही कांग्रेस की तरफ से, ना ही सबक। देखिए इन छोटे छोटे बयानों के पीछे क्या हम उन समाधानों को पीछे छोड़ दें जिन समाधानों पर हमको बैठकर यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए? आलोक जी, मैं एक निवेदन करता हूँ कि विजय खैरा जी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अब इस बात को आगे बढ़ाएं कि निवेदन है मेरा कि हर 2-3 गांवों के बीच में 1 या 2 डॉक्टर, 2-3 डॉक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे वो सुविधाएं मुहैया कराते हैं। वहां पे भले ही हॉस्पिटल ना बने हुए हो, जहाँ पे हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो इस समय जंग सबसे बड़ी लड़ रहे हैं, उनकी कमी है, तो वो उन डॉक्टर को भी सम्मिलित करें और एक टोल फ्री नंबर ऐसा बनाए जिससे वो फोन उठे, क्योंकि टोल फ्री नंबर या जो नंबर सरकार देती है उसके बाद कुछ दिन बाद या 1-2 दिन बाद वो उठना ही उठना हो जाता है बंद। तो ऐसा उनके लिए भी टोल फ्री नंबर दे कि जहाँ पे वो, जिसे हम कहते हैं कि जो गाँव के डॉक्टर हैं वहां पर वो संपर्क कर सके, कुछ हद तक उनसे भी आपको फायदा मिलेगा। तो विजय जी बहुत जरूरी बात बोली। देखिए उसको आप फायदे में अपने देखें कि जहाँ पे हमारे डॉक्टर की कमी है उनको आप सम्मिलित कीजिए अपने साथ। तो इससे क्या होगा, प्रदेश में जो कोरोना की रफ्तार है, और सबसे बड़ी चीज जो गाँवों में हम बात कर रहे हैं, हमारे भाई बहन, माता पिता सब बच सकते हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, क्योंकि कोरोना किसी पार्टी का नहीं है। आप इस बात को समझिए। प्रदेश बचेगा, हम बचेंगे, देश बचेगा और मतदाता बचेगा। सबसे बड़ी चीज जो आपको आगे चल के वोट देगा, मतदाता नहीं रहेगा तो काहे का चुनाव बचेगा? हम बचे ना बचे, बिल्कुल मतदाता भी बचेगा। विजय जी, इन्होंने जिस तरह का एक जो सुझाव दिया उस पर आपकी क्या राय है? जी, मैं इनको कम से कम इस बात की तो बधाई दे दूं कि कोरोना किसी का नहीं है, इन्होंने आज बोल दिया है, इसकी मैं इनको बधाई देती हूँ। दे रहा है दुरुस्त है, कभी तो आए, कभी तो सोचा इन्होंने। बताइए, आप मुझे बताए मत दीजिए, जो मैंने आपको सुझाव दिया उसकी बात बताइए। आप इस पे तो आ गए ना कम से कम कि कोरोना एक का नहीं होता। अभी तो आपने कोरोना मोदी का बना दिया था ना। कैसी बात कर रहे हैं? मैंने क्या कहा है और क्या कह रहे हैं? अच्छी बात बोल दी है। बाकी ये है, देखिए मैंने अच्छी बातें हमेशा प्रदेश और देश की अच्छी बातों से विपक्ष वही तरीका ये है। अब आपके सुझाव की बात कर लें। सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो मौजूदा अस्पताल हैं उनमें बेड्स बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए 2 तरह से इलाज होता है। अधिकांश लोग घर पर ठीक हो सकते हैं। रोज डॉक्टर्स भी कहते हैं और फोन पे बताते भी हैं कि घबरा के आप भागो मत, 5 दिन 6 दिन तक घर में रहो, फिर सीटी कराओ, फिर हमें बताओ, आवश्यकता होगी अगर ऑक्सीजन की ज्यादा तो हम बुलाएंगे, नहीं तो घर में ठीक हो सकते हैं। तो ये पैनिक ना होने पाए तो क्या होगा कि अच्छे डॉक्टर्स को इमरजेंसी में जो ट्रेंड है, अनुभवी हैं, उनका सबको इलाज मिल सके। इसके लिए आवश्यक है कि अस्पताल में ही बेड बढ़ाए जाएं ताकि डॉक्टर्स को भागने आने जाने का समय उनका बचे। क्योंकि इस समय होता क्या है, एक मिनट महत्वपूर्ण है उन डॉक्टरों का। एक मिनट कह रहा हूं मैं, 1 मिनट में एक जान बच जाती है। एम्स के डॉक्टर्स का अच्छी तरह से अनुभव है कि वो 5-6 बजे तक अपना लंच बोल। अरे 1 मिनट रुक जा भाई, रुक जा 1 मिनट। जब उनका लंच डॉक्टरों का पड़ा रहता था और जब उनसे कहते, अरे अब चिल्लाओ नहीं। अभी आपकी दुकान जनता ने बंद कर दी, पूरी बंद कर देगी। अभी आपने हालत देख लिया ना, हाँ, इसलिए चिल्लाओ मत। मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर्स का एम्स का मैं एक लाइन में बता रहा हूँ खाली। विजय जी, अरे सुन ले, सुनिए तो आप भी ना। विजय जी वो अपना सुझाव दे रहे थे, आपने उनके सुझाव को दरकिनार कर दिया और आप अपना उनके सुझाव पे तो बोल रहा था कि प्रेजेंट अस्पतालों में बेड्स बढ़ाना ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि नए बेड खोले जाएं। दूसरी बात, और डॉक्टर्स की फोन कंसल्टेशन बहुत कारगर है इस समय और वो की जा रही है। हर डॉक्टरों के नाम मांगे जा रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है, उनका समय मुकर्रर किया जा रहा है। दूसरी चीज, तीसरी बात ये है, गांव का जहां तक सवाल है, उनकी ट्रेनिंग के लिए जितने गांव में मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन सबको अच्छी तरह से बताया गया है कैसे इलाज करना, क्या करना है, उन सबको वहां रखा जाएगा। इनका जो सजेशन था कि गांव-गांव में अस्पताल खोले जाएं, ना वो संभव है, ना वो कारगर होगा, ना वो सफल होगा।
क्योंकि डॉक्टर्स की आवश्यकता बेड से ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेड से इलाज नहीं होता, इलाज अभिषेक जी छोटा सा डॉक्टरों उत्तर, से। अभिषेक जी छोटा सा उत्तर दीजिएगा। इलाज होगा डॉक्टरों से, बेड से नहीं हो पाएगा। विजय जी आपकी बात आ गई, इसलिए ठीक है अभिषेक जी मैंने कहा था। और अब एक बात जो बोलिए 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 अभिषेक जी बोलिए। साहब वो रह गई थी एक मिनट। पहली बात तो मुझे लगता है विजय खैरा जी को समझनी चाहिए कि मैंने ये कहीं से भी नहीं कहा कि गाँव में अस्पताल खोले जाने चाहिए। इनको इस बात को समझना चाहिए, अपने दिमाग से पितौर निकाल दे। मेरा परामर्श ये था कि क्योंकि देखिए हर गांवों से अस्पतालों की दूरी, एक देश से अस्पताल की दूरी काफी होती है, लेकिन वहाँ पे हर एक 2-3 गांवों में ऐसे ऐसे लोग होते हैं आपको अकल नहीं है तो डॉक्टर की बात सुन लो, डॉक्टर से पूछ लो ना। आपके नहीं समझ आ रहा तो डॉक्टर से पूछ लो ना। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इनके नहीं समझ विजय जी आएगा। ठीक है ना, अब उनको भी तो अपनी बात रखने दीजिए ना। अब उनकी बात सुन ली, तीसरी बार वही बात बोल रहे हैं, आप डॉक्टर से पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, डॉक्टर सचिन भामू हमारे साथ हैं। ठीक है अभिषेक जी एक सेकंड अभिषेक जी एक सेकंड विजय जी एक सेकंड अभिषेक जी एक सेकंड डॉक्टर सचिन भामू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी डॉक्टर सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सचिन, जिस तरह से गांवों को लेकर इन्होंने एक अपनी चिंता जाहिर की है कि अस्पतालों से दूरी काफी होती है गांवों के हिसाब से किस तरह की रणनीति बनाना सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि देखिए टेलीमेडिसिन भी वहां पर ज्यादा कारगर नहीं हो सकती, क्योंकि फोन चलाना या टेलीफोन के माध्यम से डॉक्टर की बात को समझना इतना आसान नहीं है एक ग्रामीण व्यक्ति के लिए। तो गांव के हिसाब से किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है सरकार को? देखिए मैं समझता हूँ गाँव के लिए सही बात है कि वहाँ पे क्योंकि इंटरनेट सेवाओं की कमी होने के कारण टेलीमेडिसिन और बिल्कुल सही वक्त पे सही कंसल्टेशन हो पाना डॉक्टर की इतना आसान नहीं होता है। तो गांव के लिए मेजरली अगर देखा जाए तो रणनीति जो हमको तैयार करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे लोगों की सबसे पहले तो क्योंकि अभी वहाँ पे ये पर्कुलेट होके और अब सुनने में आना शुरू हुआ है कि गाँव में भी करना शुरू हो गया है, तो सबसे पहले तो वहाँ के लोगों को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी उनको सिखाना, उनको एजुकेट करना जितना उनकी अपनी भाषाओं में उनकी समझ में कि ये क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है और किस तरह की आपदा है, क्या इसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रिकॉशंस समझाना उनकी भाषाओं में। और साथ साथ अवेयरनेस फैलाने के साथ साथ उनको इतना एजुकेट करना कि वो भी अपना ख्याल खुद रखें, अपना हाइजीन मेंटेन करें, अपने आप को अपना कंडक्ट ठीक करें और उनको ये बताना कि क्योंकि आप लोग गांव में हो इसलिए आप लोग बच जाओगे तो शहरों की बीमारी है, काफी लोगों का यह सोचना है। तो उनको समझा दें, अवगत कराएं कि ऐसा नहीं है, ये बीमारी जगह देखकर नहीं फैल रही, ये बीमारी अगर फैल रही है तो फैल रही है, आपको सतर्क रहना पड़ेगा पहली चीज। उसके अलावा अगर हम अगली चीज की बात करें कि मैनेजमेंट की बात करें, ये तो हुई फर्स्ट लेवल की बात। मैनेजमेंट में देखिए क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली रिसोर्सेज की कमी है। अब इतने बड़े अस्पताल वगैरह, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड एकदम से तो नहीं खोल सकते, तो वहाँ पे जो बेसिक मेडिकेशंस हैं, दवाइयाँ हैं, आपकी पैरासिटामोल हो गई और अभी रिसर्च में दिखाया जाता है कि जो बेसिक मेडिकेशंस है ये बड़ी दवाइयाँ नहीं, अगर कोई इंसान जागरूक हो, सतर्क हो, सही टाइम पर पकड़ के आइसोलेट करके ट्रीटमेंट चालू भी करे और अपना ले तो स्टेरॉइड की गोलियां, ये सारी कुछ एक जो शुरुआत के पीरियड में फायदेमंद देती हैं, जो कि सस्ती भी होती हैं, ये सारी दवाइयां वहाँ पे अच्छे से मुहैया कराई जाएं, उनको ये बताया जाए कि किस तरह से उनको घर में रखना है, किस तकलीफ के बढ़ने पर उनको पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वहाँ पे जाकर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी इस चीज के लिए ट्रेन करा जाए कि भाई आपको भी वक्त रहते इस चीज को पकड़ना कैसे है। और डेफिनेटली हमको अपनी जो बेसिक मेडिकल सप्लाईज हैं गांव में भी थोड़ा बहुत तो फॉर श्योर वहाँ पे सरकार को भी ये जिम्मेदारी हो जानी चाहिए, एंड आई एम श्योर वो कर भी रहे होंगे कि बेसिक थोड़ी बहुत बेड्स की तैयारियां हम प्रिएम्प्टिवली करके रखें, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन बेड्स भी बना के रखें कि भाई कोई अगर कोई सीरियस जैसा लग रहा है शुरुआती दौर में या आगे दिक्कत पड़ रही। ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, कोई पेशेंट सिक होता है, सीरियस होता है तो जितने को हम कर सकते हैं एम्बुलेंस के द्वारा ले जाएं, शिफ्ट करा जा सके बड़े हेल्थ सेंटर्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में, तो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी थोड़ी देनी जरूरी हैं। और इसके साथ साथ सैनिटाइजेशन साथ साथ करते रहना जरूरी है, क्योंकि अगर जितने में हो गया हमको तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक वाइल्ड फायर पर फैलने से बचाना भी जरूरी है। ठीक है
आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने एक दूसरे की तर्कों को ध्यान से सुना। आप सभी ने एक दूसरे के सामने अपने मंतव्य को रखा, शिकायतें जरूर की, लेकिन ये शिकायतें करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारा ध्यान उन कमियों की तरफ जाता है जो कहीं ना कहीं हमसे छूट जाती हैं, जो लगातार बनी हुई हैं। लगातार कोरोना के केस आगे बढ़ रहे हैं, 4 लाख का आंकड़ा हर दिन ये पार कर रहा है, और निश्चित रूप से ये समय पूरे देश के लिए एक इमरजेंसी से कम नहीं है। आप सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर जरूरी नहीं है तो बाहर मत निकलिए, और कोशिश कीजिए कि एक ही बार में हफ्ते भर का सामान आप घर का लेकर आ जाएं, ताकि आपको बार बार बाजार न जाना पड़े। लगातार प्राइम न्यूज के साथ इस तरह से जुड़े रहिए। नमस्कार।